आज हम करेंगे पार्शियल वेव एनालिसिस। ये हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड आउट या कैलकुलेट करने के लिए मेथड होता है। जैसे हमारे पास बोन अप्रॉक्सीमेशन भी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे पास पार्शियल वेव एनालिसिस में जो है हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारे पास टारगेट पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास स्कैटरिंग हो रही है वो हमारे पास जो टारगेट है उसके पास स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है। और पार्शियल वेव एनालिसिस और बोन अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास ये भी डिफरेंस होता है कि जो इनका इंसिडेंट पार्टिकल होता है पार्शियल वेव एनालिसिस का, उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है विद रिस्पेक्ट टू टारगेट पोटेंशियल। और जो बोन अप्रॉक्सीमेशन में हम पढ़ते हैं जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है उसकी हाई एनर्जी होती है विद रिस्पेक्ट टू टारगेट पोटेंशियल। अब जैसे कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास सोर्स ऑफ बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इंसिडेंट हो रही है हमारे पास पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टारगेट है और जो हमारे पास इंसिडेंट हो रही है बीम वो जेड एक्सिस के अराउंड हो रही है। और जो हमारे पास स्कैटरिंग हो रही है जब यहाँ पे, तो स्कैटरिंग कैसे हो रही है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्कैटरिंग थ्योरी में कि स्कैटरिंग कैसे होती है। बाकी आप उसको भी देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ही बताऊँगी कि यहाँ पे जो स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे ऐसे कोन जैसा बन जा रहा है। मतलब इस कोन के अंदर अंदर ही स्कैटरिंग होगी, यहाँ बाहर बाहर नहीं होगी। तो यही होगी हमारे पास, मतलब सिमेट्रिक जैसा बन रहा है ना। तो यही हमारे पास सिमेट्रिक टारगेट का पोटेंशियल होगा और सिमेट्रिक हमारे पास स्कैटरिंग होगी। और जो हमारे पास स्कैटरिंग यहाँ पे अजम्पशन में हम लेंगे कि इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, वो ही बाद में डिस्कस करते हैं यहाँ पे अजम्पशंस में। सो थ्योरी में क्या लिखेंगे हम, इन पार्शियल वेव एनालिसिस वी एज्यूम ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच यूनिफॉर्म बीम ऑफ पार्टिकल्स अलोंग जेड एक्सिस इज सिमेट्रिकली स्कैटर्ड बाय अ फिक्स टारगेट हैविंग स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। अब हम जो है एज्यूम करेंगे, ये हम पहले भी एजप्शन करी हुई हैं। पहले स्कैटरिंग थ्योरी में एज्यूम किया था कि स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग होगी और जो प्रोजेक्टाइल और टारगेट होंगे दोनों स्पिनलेस पार्टिकल होंगे और पार्टिकल्स ऑफ बीम जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होंगे स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। और क्या एज्यूम किया था हमने कि टारगेट पोटेंशियल जो होगा हमारे पास वेरी शॉर्ट रेंज पोटेंशियल होगा। इसके कारण जो है इंटरेक्शन टाइम प्रोजेक्टाइल और टारगेट के बीच में बहुत शॉर्ट होगा। तो वेव फंक्शन फॉर दिस स्कैटर्ड पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड बाय टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास टाइम इंटरेक्शन टाइम बहुत कम है, तो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, डिपेंडेंट वाली नहीं। ठीक है, माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर प्लस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू ई साई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसका द मोस्ट जनरल असिम्प्टोटिक सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा साई इज इक्वल्स टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। ठीक है, उसके बाद ये हमने इक्वेशन पढ़ी होगी साई की वेव फंक्शन की ई की पावर एयोटा के जेड प्लस, ये हमारे पास इंसिडेंट वाला था और ये हमारे पास स्कैटर्ड वाला पार्ट लिख दिया हमने। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ये हमारे पास के की वैल्यू भी हमने स्कैटरिंग थ्योरी में पता करी थी क्या होती है, 2me/h²। ठीक है, ये पहले की रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे आर क्या है, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टारगेट। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यहाँ पे एफ थीटा फाई है। अब एफ थीटा फाई भी हमारे पास जो है एफ थीटा ही रह जाएगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास पोटेंशियल ऑफ टारगेट और स्कैटरिंग जो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमारे पास सिर्फ थीटा एंगल पे ही डिपेंड करेगा। तो एफ थीटा फाई को हम लिख सकते हैं एफ थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। अब जो है हमारे पास ये वाला मेथड जो है हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए हमें। सोल्यूशन चाहिए हमें इंसिडेंट पार्टिकल का, स्कैटर्ड पार्टिकल का, और इनका जो है हम कंपैरिजन करके जो है हमारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी। तो अब सोल्यूशन देखते हैं इंसिडेंट पार्टिकल का। इक्वेशन नंबर 1 हमने फिर से लिखी। अब हमें पता है टारगेट पोटेंशियल जो शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है, तो हमारे पास वी आर की वैल्यू 0 पुट कर दो तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जो है हमारे पास वैल्यूज़ को रीअरेंज करके लिखा, हमारे पास 2me/h कट स्केयर जो हमारे पास के बनता है अंडर रूट, वो मैंने बताई थी आपको पीछे वैल्यू के की। तो हमारे पास यहाँ पे रीअरेंज करके हमारे पास वैल्यूज़ ये आ रही है इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन नंबर 4 का सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम, इसका सोल्यूशन होगा साई इज इक्वल्स टू RNL KR/YLM थीटा फाई। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। ये हमारे पास रेडियल पार्ट होता है, ये एंगुलर पार्ट होता है।
अब हम रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को भी अलग अलग से देखेंगे। तो हमारे पास ये सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं डेरिवेशन में कि कहाँ से आई चीज़ें। तो आर एल के आर की वैल्यू होती है ए एल जे एल के आर प्लस पी एल एन एल के आर। यहाँ पे जे एल के आर क्या है, स्फेरिकल बेसल फंक्शन, और एन एल के आर क्या है, स्फेरिकल न्यूमैन फंक्शन। अब जो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा इसका वाई एल एम वाली जो हमारे पास एंगुलर पार्ट था उसका फॉर्मूला ये हमारे पास ये होता है, ठीक है, इतना बड़ा सा जो है। अब हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे हम आगे जाके। तो यहाँ पे जो है एप्सिलॉन की वैल्यू तो 1 हो गई, ये e की पावर 0 1 हो गया। और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, पी एल कोस थीटा जो है ये वाली वैल्यू जो है सिर्फ पी एल कोस थीटा में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्व करके तो नहीं बता रही हूँ मैं। अब आगे देखते हैं क्या है। और जो ये हमारे पास न्यूमैन फंक्शन था वो इज़ नॉट फाइनाइट एट ओरिजिन है, तो हमारे पास बी एल की वैल्यू जो 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आर के आर की वैल्यू सिर्फ यही रह जाएगी ए एल जे एल के आर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका सोल्यूशन का, साई आर थीटा इक्वल टू ए एल जे एल के आर पी एल कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। पी एल कॉस थीटा हमारे पास लेजेंडरी पॉलिनोमियल है। अब इसका जो है सोल्यूशन देखेंगे, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। अब एक और सोल्यूशन देखेंगे हम। तो साई इंसिडेंट का सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एल इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी साई एल आर थीटा। तो ये साई एल आर थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 में है, ये पुट कर दो। हमारे पास जो है जे एल के आर की वैल्यू भी आप याद कर लो, 1 के आर साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 होती है। वैसी एन एल के आर की वैल्यू भी होती है, वो हमारे पास दूसरी जो हमारे पास स्कैटर्ड पार्टिकल वाली सोल्यूशन देखेंगे उसमें यूज़ होगी। अभी के लिए ये इतना ही काफ़ी है, जे एल के आर की वैल्यू याद कर लो। अब मैं आपको कुछ रिलेशंस बता देती हूँ कि जो हमारे पास ऑर्थोगोनल रिलेशन होता है इसमें लेजेंडरी पॉलिनोमियल में, आपको याद तो होगा नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। आगे डायरेक्ट यूज़ करूँगी, पी एल कॉस थीटा पी एल डैश कॉस थीटा डी कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2/2 L+1, और यहाँ पे ये डेल एल एल डैश, ठीक है। ये जो हमारे पास अगर एल की वैल्यू एल डैश के बराबर होगी तो इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे जो है हम यूज़ करेंगे एल इज टू एल डैश यूज़ करेंगे आगे जो यूज़ करेंगे डेरिवेशन में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/2L+1 इसकी इंटीग्रेशन की, ठीक है। और हमारे पास एक और रिजल्ट होता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल का, पी एल 1 की वैल्यू होती है 1 और पी एल -x की वैल्यू होती है -1 की पावर एल पी एल एक्स 1 है तो यहाँ पे -1 की पावर एल आ जाएगा। ये रिजल्ट जो मैं आगे यूज़ करूँगी। अब मैंने आपको बताया कि साई इंसिडेंट का जो हमारे पास क्या होता है, ई की पावर एयोटा के जेड, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन बताई थी आपको। ये इंसिडेंट वाला पार्ट है, ये हमारे पास स्कैटर्ड वाला पार्ट है। आप स्कैटरिंग थ्योरी वाली वीडियो भी देख लो, आपको समझ आ जाएगी ये टर्म्स कहाँ से आई हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है जेड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जेड किसके बराबर होता है, आर कोस थीटा। तो यहाँ पे आर कोस थीटा हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 7 देखो। अब जो इक्वेशन नंबर 7 थी वो भी इंसिडेंट वाली वेव इक्वेशन थी, ये भी इंसिडेंट वाली, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। इन दोनों को हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया इक्वेशन नंबर 8 में। अब हम जो है ए एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पी एल डैश कोस थीटा से दोनों तरफ, और जो इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू करेंगे कोस थीटा के। तो हमने जो है इंटीग्रेशन कर दिया हमने कॉस थीटा डी कॉस थीटा के, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया पी एल डैश कॉस थीटा। बाकी टर्म्स हमने एज इट इज़ ही लिखी हैं। और जो हमारे पास इंटीग्रेशन के साइन आए, सॉरी लिमिट्स आई, वो आई -से +1 के बीच में। अब जो हमने इंटीग्रेशन ही करनी है सिंपल। अब मैंने इस इंटीग्रेशन का आपको रिजल्ट बताया था कि क्या होता है, 2/2L+1 होता है। और जो हमारे पास समीशन था वो हट गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है L+1 आ गया। अभी यहाँ पे जो है हमने इस इंटीग्रेशन में जो है प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, पी एल डैश कॉस थीटा ई की पावर, मतलब इसको जो है हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को कर देंगे और इसको जो हम इंटीग्रेट किया उसके बाद लिमिट्स लगा दी, ठीक है। यहाँ पे यू इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लगाया है इंटीग्रेशन का, इसको आप खुद देख लेना, यहाँ पे सिंपली है। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब 1/r² बनेगा। मतलब मैंने आपको बताया था कि आर को इन्फिनिटी लेके चले हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आएगी 1/r² आएगी। मतलब इसकी इंटीग्रेशन फिर से होगी तो हमारे पास r² आएगा ना, तो नीचे r² आएगा तो 1/r² 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि r टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो सेकंड टर्म जो यहाँ पे जो वैनिश हो जाएगी।
अब ए एल जे एल के आर 2/12 + 1, तो एज इट इज़ ही सारी तरफ। अब यहाँ पे जो हम और सॉल्व करेंगे, P1 ई की पावर अयोटा, यहाँ पे जो हमने लिमिट्स पुट कर दी, कॉस थीटा की जगह हमने 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास कॉस थीटा लेके चले थे हम, इंटीग्रेट तो कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो कॉस थीटा की जगह हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे ई अयोटा के आर अपॉन अयोटा के आर माइनस P1 पुट कर दिया है। ये सिंपल हमने जो है लिमिट्स पुट करी हैं। अब P1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, तो P1 की होती है 1, तो ये हमारे पास आ गई -1 की पावर L, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे आता है कि ई की पावर अयोटा थीटा कैसे होता है कि कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता है, तो इसको ही फिर से लिखेंगे कि ई की पावर अयोटा पाई कोस पाई प्लस अयोटा साइन पाई, तो कोस पाई किसके बराबर आ जाएगा -1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो -1 की पावर एल, तो मतलब यहाँ पे -1 की पावर एल जो हमने ई की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ई की फॉर्म में लिख दिया हमने ई की पावर अयोटा पाई एल, मतलब ई की फॉर्म में लिखना था हमने, तो इतना काम किया। अब जो है हमारे पास ई की पावर अयोटा पाई L π/2 जो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो अंदर टर्म्स बचेंगी तो ये बच जाएंगी हमारे पास अंदर टर्म्स। अब जो हमारे पास है ई की पावर अयोटा पाई L π/2 बाहर ले लिया, अयोटा के यार ये एज इट इज़ ही है। उसके बाद जो हम 2 से यहाँ पे 2 अयोटा से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 2 से करेंगे और यहाँ पे भी 2 से करेंगे, और अयोटा तो अंदर ही ले जाएंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है ना, ई की पावर अयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस अयोटा थीटा अपॉन 2 अयोटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो इसकी जगह हमने साइन थीटा लिख दिया, और हमारे पास थीटा की वैल्यू थी के आर माइनस L π/2। अब जो कैंसिल आउट हो रही थी टर्म्स उनको कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास ए एल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो फर्दर हम क्या करेंगे, ई की पावर अयोटा पाई L π/2 को हम अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, अयोटा पाई/L ये हमने लिखा, ठीक है। हमारे पास cos π/2 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे sin π/2 1 होता है, तो यहाँ पे आयोटा ही बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 से हम, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 थी वो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से जो है हमारे पास ए एल की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एल की वैल्यू हमने पुट कर दी, जे एल के आर पी एल कॉस थीटा, ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वेव इक्वेशन का फॉर इंसिडेंट पार्टिकल। यहाँ पे याद रखना, तो ये साई इंसिडेंट जो है ई की पावर अयोटा के जेड के बराबर भी होता है, तो आगे जब हम ई की पावर अयोटा के जेड की वैल्यू पुट करेंगे स्कैटर्ड पार्टिकल में, तो मैंने यहाँ पे ये कोने में लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन नंबर 9 दे दो। अब हम सोल्यूशन देखेंगे स्कैटर्ड पार्टिकल का, तो हमारे पास जो स्कैटर्ड पार्टिकल में हम न्यूमैन फंक्शन को भी कंसीडर करेंगे, इसकी वैल्यू भी हम पुट करेंगे, तो न्यूमैन फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी, बस यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हमने इसको कंसीडर क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि स्कैटर्ड पार्टिकल जो है कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है अदर देन ओरिजिन, सो फॉर द स्कैटर्ड पार्टिकल वी कैन नॉट रिमूव न्यूमैन फंक्शन, तो हम न्यूमैन फंक्शन को रिमूव नहीं करेंगे इसके सोल्यूशन से। और हमें पता है कि स्कैटर्ड पार्टिकल जो है इज़ फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन, स्कैटर्ड पार्टिकल आप खुद सोचो, टारगेट यहाँ पे है, स्कैटर्ड पार्टिकल वहाँ पे है, इज़ फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब टारगेट से दूर है, सो इन इक्वेशन वी हैव टू यूज़ अ सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब जे एल के आर और एन एल के आर की वैल्यूज यूज़ करेंगे, इनका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करके लिख दी हैं, उसके बाद हम पुट करेंगे ए एल को सी एल कोस डेल एल और बी एल को माइनस सी एल साइन डेल एल। यहाँ पे डेल एल क्या है हमारे पास, फेज शिफ्ट है, ठीक है, मतलब इसका मैं आगे बताऊँगी फेज शिफ्ट का। अब हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, ए एल बी एल की जगह हमने इन टर्म्स को लिख दिया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी यहाँ पे हमने लगा दिया। नाउ द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो हमारे पास आ जाएगा, जिसे हमने इंसिडेंट के लिए लिखा था वैसे ही लिख दिया, जो हमारे पास ऊपर टर्म आई थी सारी वही लिखी है यहाँ पे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा स्कैटर्ड पार्टिकल का। इससे क्या पता चलता है कि ड्यू टू टारगेट पोटेंशियल देयर एग्जिस्ट ए फेज शिफ्ट इन दी आउटगोइंग वेव रिलेटेड टू दैट ऑफ इंसिडेंट वेव, मतलब यहाँ पे जो है टारगेट पोटेंशियल की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे फेज शिफ्ट जो है एग्जिस्टेंस में आ रहा है, जो कि हमारे पास डेल एल है। अब जो है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 11 का। इक्वेशन 3 आप भूल गए होंगे, इतनी लंबी डेरिवेशन थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 मैंने देखो हाईलाइट करके रखी थी ना। अब जो है इक्वेशन नंबर 3 और 11 को कंपेयर करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो है हमारे पास इंसिडेंट है, ठीक है,
अब यहाँ पे ये टारगेट है, अब ये यहाँ पे गया, स्कैटर्ड हुई। अब जो इंसिडेंट बीम के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे भी होंगे, प्लस यहाँ पे स्कैटर्ड के भी होंगे। मतलब जो इक्वेशन आई होगी उसमें इंसिडेंट और स्कैटर्ड दोनों पार्ट होगा। तो हम कर रहे हैं कंपेयर, लिखा है यहाँ पे वी बोथ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, मतलब उसका वेव फंक्शन होगा वहाँ पे। तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अब जो है दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 9 जो थी हमारे पास, जो इंसिडेंट पार्टिकल का सोल्यूशन आया था, मैंने बताया था ना ई की पावर एयोटा के जेड की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब जो इसकी वैल्यू, ये तो इतनी सारी वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू ई की पावर एयोटा के जेड की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ई की पावर एयोटा थीटा वाला। अब जो ये बड़ी सी इक्वेशन बनी, अब यहाँ पे जो है हम कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट का, ई की पावर माइनस एयोटा के आर का और ई की पावर एयोटा के आर का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट के पास हो तुम लोग। अब इसको जो है कंपैरिजन दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले ई की पावर माइनस एयोटा के आर का कंपैरिजन देखो, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या बचा है यहाँ पे, एयोटा की पावर एल। यहाँ पे जो ये माइनस भी आएगा तो माइनस हमने बाहर लिख दिया, 2l+1/k r ऐसी रहा, 2 अयोटा भी आएगा। ये वाली टर्म थोड़ी आएगी क्योंकि ये तो ये मतलब इसके अलग है, कोफिशिएंट लिखना है ना हमने, तो इसका लिखना माइनस अयोटा के आर का, तो ये l/2 वाली टर्म भी आएगी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली हम इस साइड देखेंगे तो इस साइड वाली टर्म्स में भी हमारे पास माइनस जो है बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस CL/2 एटा के आर, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो। तो टर्म्स कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। मतलब अगर तुम्हें कैंसिल करने में भी दिक्कत आ रही है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। इसके लिए अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 12 में पुट कर देंगे। अब उससे पहले जो हम ई की पावर एयोटा के आर के भी कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड काम नहीं, कंपैरिजन ही किया है। एक बार देख सकते हो कंपैरिजन करके क्या आ रहा है। देन हमारे पास ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एफ थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ये हमारे पास ई की पावर 2 डेल एल था, इसको हमने जो है अलग अलग करके लिखा, फिर कॉमन आउट किया। ये सिंपल सिंपल सा स्टेप है, ये खुद देख लो आप। यहाँ पे ई की पावर एयोटा थीटा था, इसको जो हमने ई की पावर एयोटा पाई 2 एल की फॉर्म में हमने एयोटा की पावर एल बना दिया। ये थोड़ा छोटा करने के लिए इसको सोल्यूशन को, तो हमारे पास 13 आ जाएगी इक्वेशन। ये हमारे पास जो है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। ये हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया। अब हमें जो है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल्स टू 1/k²। जो हमारे पास डी थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ थीटा का मोड का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, हाँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी थीटा इज इक्वल्स टू एफ थीटा का मोड का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो मतलब हमारे पास जो एल और एल होगा, यहाँ पे दोनों दो दो बार तो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो एक और टर्म लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि यहाँ पे एल डैश लिख देंगे, ठीक है। मतलब एल डैश 0 to ∞ होगा, और यहाँ पे 2l, मतलब मोड का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 1/k² तो हो गया सिंपली। अब इसका जो हम मोड लेंगे तो हमारे पास जो है, जब हम मोड लेते हैं किसी वेव फंक्शन का, ये है क्या वेव फंक्शन ही ना, तो वेव फंक्शन का जब हम मोड लेते हैं तो हमारे पास एक कंजुगेट फॉर्म आती है और एक जो होता है वो खुद एज इट इज़ ही होता है। ये एज इट इज़ तो हमने लिख दिया। अब जो कंजुगेट फॉर्म होगी एल को एल डैश में लिख दिया हमने, यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो गया, और पी एल कॉस थीटा पी एल डैश कॉस थीटा, ये हमारे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ गया। अब हम देखेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, डी थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। हमारे पास थीटा होता है 0 to π और फाई होता है 0 to 2π। अब हमने जो है ये थोड़ा लंबा जा रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया है हॉरिजॉन्टली। तो मैंने जो है यहाँ पे डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, डी थीटा की इतनी लंबी सी वैल्यू मैंने पुट कर दी। साइन थीटा डी थीटा डी फाई जो है हमारे पास ये 2 फाई जो 0 to 2π करके हमारे पास 2π बनने वाला था, 2π में आगे ले गई, ये एज इट इज़ सारी वैल्यू लिखी। उसके बाद जो हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या बन रहा था, पी एल कॉस थीटा पी एल डैश कॉस थीटा। हमने जो है कॉस थीटा को एक्स पुट कर दिया, तो हमारे पास डी एक्स साइन थीटा को डी थीटा आ जाएगा। डी कॉस थीटा को हम डी एक्स लिख सकते हैं। लिमिट्स क्या आ जाएंगी, जब हमारे पास थीटा 0 था एक्स की वैल्यू 1, और थीटा जब हमारे पास पाई था तो एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी।
अब क्या करेंगे हम, ये सारी तो एज इट इज़ वही चलिए जो ऊपर लिखते आ रहे हैं। ये आपने फॉर्म मैंने आपको बताई थी लेजेंडरी पॉलिनोमियल में पढ़ते पढ़ते कि एल, जब हमारे पास एल की वैल्यू जो एल डैश के बराबर होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/12+1। तो इतनी बड़ी सी वैल्यू जो हमारे पास 2/12+1 आ गई। अब जो हमारे पास यहाँ पे एल डैश की वैल्यू थी वो अब हम लेके चलें कि एल की वैल्यू जो हम एल डैश के बराबर कर दी। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर डेल एल 2l+1 का स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास एक ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास एक ही बच जाएगा। अब जो अगर आपसे पूछ ले कि हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो जो अगर साइन स्क्वायर डेल एल की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास 4 पाई अपॉन k स्क्वायर 2l+1 जो हमारे पास आ जाएगी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और ये हमारे पास सिंपल टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास पार्शियल वेव एनालिसिस। इसमें कुछ भी नहीं था, 3 ही स्टेप थे। हमने जो है स्कैटर्ड पार्टिकल, सॉरी इंसिडेंट पार्टिकल का सोल्यूशन निकालना था, स्कैटर्ड पार्टिकल का, दोनों का कंपैरिजन करना था, ई की पावर माइनस एओटा के आर और एक ई की पावर एओटा के आर। देन हमने जो है हमारे पास जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन तो हम निकालते ही आ रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।